औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज से हम बाकायदा 9th क्लास के मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, यूनिट नंबर 1, और उसी से ही यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, और इस तरह ही हम चलते चलते यूनिट नंबर 7 तक जाएंगे। आपने मेरे लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से सुनना है। ड्यूरिंग द लेक्चर आपने बुक्स को अपने सामने रखना है। जो अहम बातें होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट होंगी, मैं लेक्चर के बीच आपको बताता जाऊँगा। आप उसको अपने बुक पे नोट डाउन करते रहिएगा। डेफिनेशन साथ साथ ही मैं आपको बताता रहूँगा। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया करूँगा। आपने बस कॉन्सेंट्रेशन से इस लेक्चर को सुनना है। अगर आप इस कॉन्सेंट्रेशन से पूरे ध्यान से मेरे इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह से आपको मैथमेटिक्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर 9th क्लास का। 9th क्लास का जो पहला यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यानी कि हमारा जो 9th क्लास का पहला यूनिट नंबर 1 है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, और दूसरे हिस्से में हम इसके डिटरमिनेंट लेना सीखेंगे, और फिर हम इन दोनों की मदद से हम इसके आगे मज़ीद एप्लीकेशंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कहाँ से चला, ये क्यों ओरिजिनेट किया गया। तो इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो आर्थर कैली, ये एक मैथमेटिशियन था इंग्लिश, जिसने 19th सेंचुरी के अंदर पहली दफ़ा मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट किया। जिसने पहली दफ़ा मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को बताया कि मैट्रिसेस भी किसी चीज़ का नाम है मैथमेटिक्स के अंदर। इसने अपनी किताब के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर 1858 के अंदर जो कि फर्स्ट डेवलप की गई, उसने उसके अंदर ही इसको मैट्रिसेस के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर आगे फर्दर इसके बारे में इजाफा होता गया। इसके मतलब पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट जो दिया ये 1858 के अंदर आर्थर कैली ने दिया 19th सेंचुरी के अंदर। तो ये चीज़ें आपने याद नहीं, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। अच्छा, अब इन मैट्रिसेस की क्या इतनी इंपॉर्टेंस, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं तो इसके इस्तेमालात होंगे ना, कहीं ना तो इसके एप्लीकेशंस हैं, जिसके मुतल्लिक हमने इतना पूरा यूनिट बना दिया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसकी जो एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स के अंदर भी इसके एप्लीकेशंस मिलती हैं, इसके यूजेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी मिलती हैं, और साइंस के बहुत सी ब्रांचेस हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जितनी भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर मैट्रिसेस का इस्तेमाल हमें मिलता है। तो इसीलिए मैट्रिसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसी तरीके से अगर आज की बात करें तो ये एक कंप्यूटर का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ द कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी इसका बहुत इस्तेमाल है। हिस्ट्री जितनी बुकें बताई हम टू द पॉइंट रहेंगे, बुक के उससे रेलेवेंट रहेंगे। तो ये सारी बातें आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। अब हम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है। यानी कि इसकी अगर बात करें, अब मैट्रिक्स क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की कलेक्शन है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर तमाम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके मुतालिक हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल ही समझते दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तमाम रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की कलेक्शन है। अब रियल नंबर जैसे कि हमने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 7, इस तरह के और बहुत से रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इनको हम बिल्कुल 1, 2, 3 की तरह नहीं लिखते, इसको खास तरतीब से लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 1, 3, 4, 7, 2 और 0, और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। हम नेचुरल नंबर को अगर हम 1, 3, 4, 7, 2, 0 जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो उसको इस तरीके से लिखें और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें, बंद कर दें। तो इस तरह लिखे गए पैटर्न को कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि इसमें हम नेचुरल नंबर ही लिखें। अगर सपोज कर लें हम कोई
अल्फाबेट्स ले लेते हैं A, B, C और D, और इसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दे तो ये भी एक मैट्रिक्स ही कहलाएगा, लेकिन ये एक फर्जी मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि हमें A, B, C और D की वैल्यू फाइंड नहीं है, हमें इसको निकालनी है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मजीद बात करते हैं मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर मजीद अगर जाएं तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप मैट्रिक्स में देखें तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये कुछ वर्टिकल लाइंस भी नजर आ रही है। ये वर्टिकल लाइन 1 और वर्टिकल लाइन 2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और हॉरिजॉन्टल लाइन 2। आपको इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वर्टिकल अप टू डाउन या डाउन टू अप। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर भी आ रही है और वर्टिकल लाइंस नजर भी आ रही है। यानी कि हम एक अगर आसान सी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम मैट्रिक्स के मुताबिक ये कह सकते हैं, तो मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। हम इसको कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है एक मैट्रिक्स M, मैट्रिक्स M समझ। मजीद अगर बात करें मैथमेटिक्स के अंदर इन हॉरिजॉन्टल लाइन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और इन वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ रही है A और B, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, C और D ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो A और B एक रो है, C और D एक दूसरी रो है। इसी तरीके से A और C एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास जो कि एक कॉलम 1 है, B और D एक दूसरा वर्टिकल लाइन है जिसको हम कॉलम 2 कह सकते हैं। यानी कि एक और अच्छी डेफिनेशन करें, प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि एक मैट्रिक्स M रोज और कॉलम्स का मजमूआ। यानी कि एक मैट्रिक्स M रोज और कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया मैट्रिक्स के मुतालिक। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके मुतालिक जानते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर ये बताना कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स के अंदर ये बताना कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, उसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोबारा सुन लें, जैसे कि लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 3 2 1 9, एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर देखें 1 4 3 एक रो है, इसको रो 1 का नाम दे देते हैं। 2 1 9 ये एक दूसरी रो, इसको रो 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह 1 और 2 एक कॉलम है जिसको कॉलम 1 का नाम दे देते हैं। 4 और 1 ये कॉलम 2 है और 3 और 9 ये एक थर्ड कॉलम है, कॉलम 3 का नाम है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स। अगर आप देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर तो 2 रोज और 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, इस चीज को बताना मैथमेटिक्स में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि हम इस मैट्रिक्स से ऑर्डर बता रहे हैं कि कितनी रोज है इसके अंदर, कितने कॉलम्स। अब इस ऑर्डर को लिखने का खास तरीका होता है। खास तरीका क्या है कि हमेशा पहले हम रोज लिखेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। यानी कि हमेशा हम रोज पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कॉलम्स पहले लिखते हैं, नहीं, हमने हमेशा पहले रोज लिखनी है उसके बाद कॉलम्स लिखने हैं। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं रोज मल्टीप्लाई हो जाए बाय कॉलम। यानी कि देखिए
ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज है, हम उसको कहते हैं हमारे पास इसके पास 2 रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है इसके पास, 3 कॉलम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह लिखना है, ये कहलाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 बाय 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुताल्लिक। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो है इक्वल मैट्रिक्स का। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। देखिए इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं, इक्वल का मतलब होता है बराबर। कम से कम 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इक्वल होने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स, ज्यादा 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? 2 मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वल है अगर उनके अंदर 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। एक, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर के मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। और दूसरी शर्त क्या है कि उनके एलिमेंट्स, उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम। उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। क्या मतलब, मैं मिसाल दूं, एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 9 4 और 6, और एक मैट्रिक्स बी है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 4 और 6। ये 2 मैट्रिक्स है। अब कहते हैं कि क्या बताएं ए और बी बराबर है या नहीं। अब मैंने क्या बताया कि हमने 2 चेक्स देखने हैं कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले चीज देखते हैं दोनों के ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज। इसके अंदर कितनी रोज है, रो 1 एक रो और रो 2, इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज। कॉलम से निकाल देते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर आ रहा है 2 बाय 2, यानी कि इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसका निकालते हैं मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज है, रो 1, इसके अंदर कितनी रो है, रो 2, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, इसके अंदर कॉलम कितने, कॉलम 2, यानी कि इसके अंदर कितने 2 बाय 2 का ये होगा। अगर पहला चेक देखें, पहले चेक के मुताबिक दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 बाय 2, दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या आ रहा है, वो भी 2 बाय 2 आ रहा है। यानी कि पहला चेक तो क्लियर हो गया, यानी कि दोनों के ऑर्डर सेम। यहां तक तो बात ठीक है, अभी तक के लिहाज से दोनों इक्वल है। लेकिन खाली पहली शर्त को देख के ही हमने इक्वल को जज नहीं कर लेना, हमने दूसरी कंडीशन को भी देखना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दोनों के अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं, 2 9 4 6, और बी है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 4 और 6। अब इसके एलिमेंट्स देखने हैं हमें। एलिमेंट्स का मतलब अब ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या है 2, और ये 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 भी क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसके पहले सेम। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट देखिए, ये क्या है हमारे पास 9, और ये कितना है 5 प्लस 4, ये भी 9। तो यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट भी सेम है। ये क्या 4 थर्ड एलिमेंट, और ये भी 4, इनका थर्ड एलिमेंट भी सेम है, और फोर्थ एलिमेंट का 6, और ये क्या, ये भी 6, इसका फोर्थ एलिमेंट भी सेम है। इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ये चेक भी पूरा हो गया, और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों चेक पूरे हो गए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए मैट्रिक्स बराबर है बी मैट्रिक्स, ए और बी आपस में बराबर है, इक्वली। इक्वल का साइन याद रखना कि दोनों आपस में बराबर है। इसके बरक्स अगर मैं एक मैट्रिक्स सी ए को सपोज करता हूं इनके साथ, सी मैट्रिक्स वो है 2
6 1 9। अब कहता बताओ क्या सी भी ए के या बी के इक्वल है? तो अगर हम देखें सी का ऑर्डर क्या है, रोज कितनी 2, कॉलम्स भी कितने 2, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि ये भी 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स है। यानी कि ये चेक इन इसका भी क्लियर होता है, इसका भी ऑर्डर सेम है। लेकिन एलिमेंट्स देखिए, पहले का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी कि यहाँ तक का काम मामला ठीक है। सेकंड एलिमेंट 9, ये 9, लेकिन ये सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, ये 6 है। अब ये 6 है, ये इक्वल नहीं, बाकी चाहे सारे इक्वल भी हो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसलिए ये मैट्रिक्स हमारा इक्वल अब नहीं हो सकता। वैसे फिर भी हम देख लेते हैं, थर्ड एलिमेंट 4 है, 4 और ये 1, देखिए ये भी इक्वल नहीं है, 6 6 और 9। तो यानी कि कह सकते हैं A is not equal to C और B is also not equal to C। तो ये था हमारा इक्वल मैट्रिक्स के का कॉन्सेप्ट, और मैट्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हमने, मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस पढ़ी, उसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, और थोड़े से एग्जांपल्स करने के बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकाला। उसके बाद हमने एक इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई अगर सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, मैं इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।